देश में और प्रदेश में दोनों जगह रामराज की डबल इंजन सरकार, बीजेपी सरकार सत्ता में काबिज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दावे कर रहे हैं और संदेश देते नजर आते हैं टीवी चैनलों के माध्यम से कि प्रदेश में रामराज की डबल इंजन सरकार जो है वो महिलाओं को और गरीबों के न्याय के हित में काम कर रही है। हाल फिलहाल राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भजन लाल शर्मा सत्ता में काबिज है, मुख्यमंत्री के पद पे हैं। लेकिन मैं और आज जिस मुद्दे पर बात करूंगा वो मुद्दा एक अलग हटके है, लीक से हटके है। वो मुद्दा है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने पर किस तरह प्रताड़ित की जाती है जनता, उसके खिलाफ। मेरे साथ ये कुछ रहवासी हैं कटेवा नगर के, वो NSC 9 न्यूज़ के ऑफिस पहुंचे हैं और अपनी पीड़ा बयां करने के लिए। आखिर पीड़ा क्या है, पीड़ा छोटा सा मैं बता देता हूं आपको एक बार थोड़ा सा, बाकी तो इनके मुंह से सुनेंगे सारी बात क्या है। पीड़ा ये है कि इनके कॉलोनी में बजरी माफिया सक्रिय है, लगातार अवैध रूप से बजरी का निर्माण करते हैं। वहीं पे बजरी के डंपर जो आते हैं, ओवरलोड आते हैं, तो उनका कितना सा कहना था कि हमारे बच्चे यहाँ पे रहते हैं कॉलोनी में, रात को 10 बजे बाद में आप इनका यातायात कीजिए। लेकिन वो उस समय उनको ऐसी नागवार लग गई और लगी ऐसी नागवार की श्यामनगर थाना अधिकारी इंचार्ज जो दलवीर सिंह, उनके साथ मिलीभगत करके पथराव हुआ है, मारपीट की गई है, महिलाओं के कपड़े तक फाड़े गए हैं और छोटी छोटी बच्ची जो कन्याएं हैं उनको थप्पड़ तक मारे गए हैं। खैर, पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ कटेवा नगर के निवासी जो पीड़ित हैं, जिनके साथ ऐसी घटना हुई है, बर्बरता हुई है, वो मेरे साथ मौजूद है। मैं बात कर पूरी बात को मुद्दे से उठाऊंगा और बात करके पूरा दिखाऊंगा कि क्या पूरा मामला है और किस प्रकार से प्रताड़ित हुए हैं और किस प्रकार से दलवीर सिंह है श्यामनगर SHO, वो किस प्रकार से इन पे हैवी होते हैं। मैडम, सबसे पहले आपके पास नाम क्या है आपका? कंचन सैनी। कंचन, आज आप NSC 9 के न्यूज़ ऑफिस पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है, क्यों आए हो आप? हम 9 जनवरी की रात को हमारे साथ एक बहुत बड़ी घटना होती है। जो सुरेश विजयवर्गीय हैं, कौन है सुरेश विजयवर्गीय? हमारे पड़ोसी हैं, वहीं रहते हैं। उनका कारोबार है ये भवन निर्माण की सामग्रियों का, रोड़ी बजरी इनका। वो वहाँ हमारे घर के पास ही उनका गोदाम है। आपका घर बता दीजिए, घर कहाँ है, पूरा एड्रेस बता दीजिए। 70 कटेवा नगर गुजर की थड़ी है हमारा घर। ठीक है। वहीं उनका पास में ही गोदाम है। गोदाम में वो रोड़ी बजरी सीमेंट जो भी हैं सब उनके ट्रक वगैरह आते हैं, लाते हैं, तो वो गुजरते हैं। तो हमने ये कहा था कि भाई आप जल्दी ना ला करके रात को 10 बजे बाद लेके आए। किसको कहा आपने? हमने सुरेश विजयवर्गीय को ही कही थी ये बात, और भी उनके बेटे को, जो भी है सभी को कहा था कि भैया ना ये ट्रक, और ड्राइवर को तक कहा था कि तू देर रात लेके आया कर। उसके बाद में उस दिन भी 9 जनवरी की रात को 8 साढ़े 8 बजे वो लेके आता है। तो मेरे भाई और भाभी उनको बोलने जाते हैं कि भैया आप है ना ये 10 बजे बाद लाया करो, कोई अप्रिय घटना हो जाएगी, भाई बच्चे इधर से उधर जाते हैं तो कोई भी घटना हो सकती है। तो उस दौरान वो गाली गलौज करता है, तो इनमें थोड़ी गाली गलौज हो जाती है। मेरे पापा भी चले जाते हैं। उसके बाद में वो वापस आ जाते हैं घर पे, खाना वाना खा के लेटने की तैयारी में होते हैं। इतने में पथराव होता है। बाहर निकल के देखते हैं तो 20-25 लोग हमारे घर पे पथराव कर रहे होते हैं। कौन लोग? जो सुरेश विजयवर्गीय हैं, उनके जो ड्राइवर है वो वहाँ की ही बस्ती के लोगों को बुला लाता है, मतलब गुंडों को। और उसमें जो वहाँ के MLA हैं, जो लोकल MLA हैं गोपाल शर्मा जी, उनका PSO वहाँ मौजूद रहता है। PSO विजय सेन नाम है उनका। तो पथराव होता है तो मेरे जो भैया और हैं वो फ़ोन करते हैं 100 नंबर पे पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं। मेरा छोटा वाला भाई खुद श्यामनगर इंचार्ज दलबीर सिंह को फ़ोन करता है। वो वहाँ मौके पे पहुँचते भी नहीं है, उससे पहले वो कहते हैं कि पथराव हो रहा है तो क्या तुम कौन से कम हो। फिर आते हैं, वो हमारे घर आते हैं। उसके बाद पहले सुरेश विजयवर्गीय के पास जाते हैं, उधर से उनका PSO उंगलियां दिखा दिखा के गालियां बकता हुआ लेके आता है हमारे घर की तरफ। आते ही मेरे भाई को बैठा लेते हैं। मेरी छोटी बच्ची है भूमि सैनी, उसके पथराव के दौरान सर पे चोट आती है, वो बेहोश होती रहती है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं बुलाई जाती है। दलबीर सिंह ऐसे कहते हैं कि है ना मरती है तो मरने दो। कौन है दलबीर सिंह? कौन है ये? श्यामनगर का इंचार्ज है, थाना नगर। हाँ, श्यामनगर थाना का इंचार्ज है वो। मरती है तो मरने दो, तो भाई लड़की है इसलिए। एम्बुलेंस हमने बुलाई, हम लेके गए, मेरी भाभी और एक हमारे लड़की है वो उसको SMS लेके जाते हैं। उसके बाद में मेरे छोटे वाले भाई को पकड़ने के लिए जाते हैं मेरी मम्मी, और उनको करती हैं तो उन लेडीज़ों को ऐसे घसीटा जाता है, रोड तक ले आते हैं।
उसके बाद में ऊपर जाते हैं हमारी तीसरी मंजिल पर मेरे पापा को लेने के लिए। पहले DVR तोड़ते हैं, उसके बाद मेरे पापा को ऐसे पीटा जाता है जैसे कोई वो क्रिमिनल हो, आतंकवादी हो, या कोई ऐसा अपराध उन्होंने किया है जैसे जो जघन्य हो। किसने पीटा आपके पिताजी? पुलिस वालों ने। 7-8 पुलिसकर्मी ऊपर गए थे, खुद दलबीर सिंह जी भी ऊपर गए थे, और एक और भी पुलिसकर्मी हैं। और जो महिलाओं को पीटा था वो भी पुरुष पुलिसकर्मियों ने ही पीटा है। एक भी महिला पुलिस वहाँ मौजूद नहीं थी, एक भी महिला पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद नहीं थी। मेरे पापा को तीसरी मंजिल से घसीटते हुए लेके आते हैं, मारते पीटते हुए। उनको सीधा खड़ा करा नहीं जाता, सीढ़ियों में भी ऐसे फेंकते हैं। एक बुजुर्ग इंसान को आप इतना मार रहे हो, ऐसे कौन सी जोर आजमाइश हो रही है उनके ऊपर। ले जाते हैं श्यामनगर थाने में भी ले जाते हैं, तो वहाँ पे भी उनको टॉर्चर किया जाता है। खाना पीना कुछ भी नहीं दिया गया उनको, और इतना उनके पीठ पे, हाथ पे, पैर में इतनी लगी थी। उसके बावजूद वो मेडिकल तो कराने तो ले जाते हैं, लेकिन वहाँ उनको एक गोली भी नहीं दी जाती। क्या थाने में किसी को दवाई दारू नहीं दी जाती? एक भी दवाई नहीं दी गई। वो खुद शुगर के पेशेंट हैं। मैंने खुद जब वहाँ गई थी तो मैंने खुद ने देखा था मेरे पापा की स्वेलिंग। उसके बावजूद उनका पैर, आरोप ये भी है कि पाँव में फ्रैक्चर हुआ और हाथ का एक्सरे। वही बोल रही हूँ कि उसके बाद में एक्सरे वगैरह कुछ नहीं कराया हमने, कोर्ट से आदेश लिए। उसके बाद में वहाँ मेडिकल होता है तो भी पैर का एक्सरे नहीं होता है, हाथ का एक्सरे होता है। पैर में फ्रैक्चर है, हाथ का एक्सरे होता है। जिसमें रिपोर्ट नॉर्मल आती है, जिसमें रिपोर्ट तो नॉर्मल ही आएगी। हाथ में, हाँ भाई, हाथ का होगा तो नेचुरल बात है। अभी तक हमारा मुकदमा दर्ज नहीं। सबसे बड़ी बात, आपने वहाँ भी सीएम का प्रोग्राम था, सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे थे, महात्मा ज्योतिबा फुले की जो 98वीं जयंती है उस पर 22 पे, वहाँ पे ये पंपलेट आप बांट रहे थे। ये पंपलेट देखिए एक बार आप, मैं दिखाना चाहूँगा पंपलेट देखिए। ये पंपलेट, ऐसे कुछ पंपलेट थे इनके हाथों में। तब जाके कहीं ना कहीं नोटिस किया हमने और इनसे बात की, तब इन्होंने अपनी पीड़ा हमको बयां करी है। ये पंपलेट थे, इनमें लिखा हुआ है महिलाओं के सम्मान में माली समाज मैदान में, और तमाम जो घटनाक्रम हुआ है उसको भी इन्होंने इंगित किया है। और साफ साफ इनका ये कहना है कि 27 अप्रैल को शहीद स्मारक पर धरने की परमिशन के लिए हमने फाइल लगा रखी है और धरना प्रदर्शन करेंगे। खैर, मैं उनसे बात कर लेता हूँ वापस एक बार। मैडम, आपने कहाँ तक जो पूरी घटनाक्रम हुई, 9 जनवरी की घटना है, आज 3 महीने 2 दिन ऊपर हो चुके हैं, बावजूद इसके 90-92 दिन के बाद भी एफआईआर का मुकदमा दर्ज नहीं होता है, क्या कारण रहा है सर? इसका कारण गोपाल शर्मा जी खुद है, क्योंकि उनके शय से जो भी काम हो रहे हैं तो हमारी कार्रवाई होती ही नहीं है। आप कहाँ तक पहुँचे मुकदमा? खुद भजनलाल के वहाँ पे, जो भजनलाल जी अपने माननीय मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की जन सुनवाई में हम जाए, वहाँ पे भी हम 2 बार जाए, ज्ञापन दे दिया हमने। और हम मानवाधिकार आयोग में भी, वहाँ पे भी, महिला आयोग में भी हमने जहाँ हमको देना चाहिए था हमने सब जगह दे दिया। अब जहाँ हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है तब हम आंदोलन पर पहुँचे हैं। अब आंदोलन करना आपकी अंतिम कड़ी और अंतिम जो अपनाना है रणनीति वो रहेगी। और हमने मीडिया कर्मियों को भी, नहीं, आपने 156(3) में कहा थोड़ी देर पहले जब ऑफ कैमरा बात हो रही थी, तो आपने कहा कि हमने मुकदमे के लिए आवेदन कर रखा है, लेकिन बावजूद अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं है। क्यों? न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है आपको? न्यायपालिका पर विश्वास कैसे होगा, आप बताओ। हाँ, बिल्कुल उनको देखिए, यहाँ पे विनम्रता देखिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करने लगातार महिलाओं के मुद्दों को वो हमेशा हाईलाइट करते रहते हैं और दावे करते रहते हैं, डिंडोरे पीटते रहते हैं कि देश और प्रदेश में महिलाएं और युवा बेरोजगार है, उनकी सुरक्षा, उनको रोजगार देना बीजेपी सरकार का कर्तव्य है। लेकिन हालात ये है कि मेरे NSC9 न्यूज़ चैनल के कैमरे के सामने एक महिला है, सैनी समाज की युवा है, वो किस प्रकार गिरा रही है, अपनी पीड़ा बयान करी है, पंपलेट बांटते हुए अपनी पीड़ा के साथ कुछ पीड़ा बताने की कोशिश की है। लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति ये थी कि जहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे, वहाँ पे इन्होंने इस पंपलेट को गौण कर दिया। खैर, मेरे साथ वो भी मौजूद है। क्या नाम आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो सत्ता में काबिज हुई थी, उनका मेन मकसद ये था कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, इस तरीके के बात। बिल्कुल खूब उछले थे ये और सत्ता में काबिज होने के और भी बहुत सारे जो प्रचार वगैरह किया था। लेकिन आज जो सरकार है बीजेपी, वो बिल्कुल फेल है। मैं खुद इस मामले को देख रहा था और आज भी हम लोग न्यायालय पे विश्वास तो करके बैठे हैं, लेकिन न्यायालय से भी हमको इस घटनाक्रम में 3 महीने का समय जांच के लिए दिया गया था, जबकि जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके
कई निर्णय ऐसे हैं उनमें ये कहा गया है कि अगर आप कोर्ट में भी 156(3) के लिए जाते हो और प्रथम दृष्टया अगर ये लगता है कि आपके साथ पीड़ा हुई है, आप पीड़ित हो, चोटें आई हैं, तो उसमें बिना जांच के भी कोर्ट जो है परमिशन कर देता है 156(3) में FIR दर्ज करने के लिए। लेकिन फिर भी हुआ ये है कि सामने जो हमने जिन पर आरोप लगाया था वो जो है सरकारी कर्मचारी हैं, कोर्ट का था, फिर भी हमने कई जो है उच्च कोर्ट है, अपर कोर्ट है, उसमें परमिशन ली है। जिस तरीके का बता रही थी अभी जो पीड़ित परिवार बता रहा था कि जो फ्रैक्चर है वो पैर में है और हाथ का एक्सरे हुआ है। जैसे हमको इस घटना का पता लगा तो हमने DG कोर्ट से परमिशन ली, दोबारा मेडिकल करवाया है। विडम्बना ये है कि IO जो है फ़िलहाल जिनको कोर्ट ने आदेश कर रखे हैं, उन्होंने पहला नोटिस 22 जनवरी के बाद हमको 25 मार्च को दिया है और उसमें भी सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि आप आओ और अपना मेडिकल करवाओ। हमने खुद चल करके हमारे जो पीड़ित पक्ष है उनके बयान वगैरह नोट करवाए। अब उसमें 21 तारीख है, देखते हैं कोर्ट क्या संज्ञान लेता है। अब कोर्ट के पक्ष में है। फिर भी मैं कहूँगा कि पूरी तरीके से जो ये मामला है कहीं न कहीं ऊपर से प्रेशराइज है, कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है। जहाँ भी हमने गए हैं कोई सुनवाई नहीं हुई और हमको शायद ऐसी उम्मीद अभी लगने लगी है कि चाहे हम कितना भी कुछ भी करें लेकिन न्याय मिलना शायद संभव नहीं है। इस तरीके का मामला हम जो जहाँ तक देख रहे हैं वो ये है। देखिए, सबसे चर्चा में ये भी है कि जो बजरी माफिया है जिसकी पुरानी लड़ाई हुई है, पूरा दंगा हुआ, घटना हुई है, वो बजरी माफिया है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम नहीं लग पा रही है अभी तक। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से पीड़ित परिवार ने बताया है, पहली बात तो यह है कि अलाउ ही नहीं है। अगर आवासीय आदेश है साफ बिल्कुल साफ आदेश है, रूलिंग है सर उनकी, और हमने जो पीड़ित पक्ष से मिलकर के कुछ रूलिंग्स हमने दी हैं। JDA को भी अवगत करवाया है कि जब आप रेजिडेंशियल कॉलोनी है तो उसमें आप इस तरीके की व्यापारिक जो गतिविधि है उसका संचालन नहीं कर सकते। फिर भी JDA भी आंख मूंद के बैठा हुआ है। बार बार कंप्लेंट की गई हैं लेकिन आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 8 महीने पहले जो JDA के अधिकारी हैं उन्होंने आदेशित कर रखा है कि आप तुरंत कार्रवाई करो, लेकिन फिर भी अब जिस तरीके से मैनेज हुआ है पिछले 2-3 महीने में, वहाँ से कोई भी कार्रवाई इनके पक्ष में नहीं हुई है, ना ही किसी तरीके का न्याय इनको मिलने की उम्मीद है। जहाँ तक मैं इस मामले को देख रहा हूँ, इनके साथ रह करके न्याय मिलना शायद संभव नहीं है। इसलिए अब आखिरी हमारा ये है कि हम मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाएं, आप लोग हमारा सहारा बनो। और जिस तरीके से लोकतंत्र में कहा जाता है कि चौथा स्तंभ मीडिया होता है, आवाज़ को पीड़ित परिवार, दुखी परिवार जो होता है, जो कोई भी घटनाक्रम होता है जहाँ सुनवाई नहीं होती है, मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है। उसके माध्यम से अब हम सरकार के पास इस खबर को पहुंचाना चाहते हैं और आने वाली 27 तारीख को अगर हमारी जो मांग है कि हमारा मुकदमा दर्ज हो, इस घटनाक्रम में कौन लिप्त है उनका निलंबन हो, छोटी छोटी बच्चियों में जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हमने ये तक भी कहा है कि अगर उनका PSO साथ है तो अगर वो वहाँ आया है उसकी लोकेशन, कॉल डिटेल्स भी उनके साथ मैच करो जो इस घटनाक्रम में दोषी हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे इस घटनाक्रम में जो भी गवाह हैं उनको भी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। क्यों कि इसमें बहुत बड़े एक प्रभावशाली जो व्यक्तित्व है उसका इन्वॉल्वमेंट साफ साफ नज़र आ रहा है। तो हम 27 तारीख तक अगर हमको न्याय मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम 27 तारीख को पूरा समाज जो है मिल करके आंदोलन करेगा। इस तरह की तैयारी हमारी है। देखिए, 27 अप्रैल को यहाँ पे आंदोलन की तैयारी कर ली गई है। हाल फिलहाल इनका ये कहना है कि अभी 11 अप्रैल 12 अप्रैल हुआ है तो कहीं ना कहीं 13 से 15 दिन का समय इनके पास अभी भी है और न्याय की गुहार, न्याय की मांग को लेकर लगातार दर की ठोकरें खा रहे हैं। तेज़ धूप है। मेरे साथ एक ऐसी युवती मेरे साथ मौजूद है जिस दिन घटना हुई, इनके थप्पड़ मारे गए थे पुलिस द्वारा। क्या पूरा घटनाक्रम जानते हैं? मैडम, क्या नाम आपका? मेरा नाम दिव्यांशी सैनी है। दिव्यांशी, चर्चा में है कि आपके साथ मारपीट की गई, वहाँ पे कौन थे मारपीट करने वाले? क्या था, क्या नाम, कुछ बता दीजिए। मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी थे सारे। नाम पता है कुछ? दलबीर सिंह। कौन है दलबीर सिंह? इंचार्ज है वहाँ के शामनगर थाने। हाँ, तो उन्होंने आपके साथ मारपीट की, कैसे क्या किया बता दीजिए, पूरा घटनाक्रम बता दीजिए थोड़ा सा, जिससे कि ये साफ हो सके कि आपके साथ मारपीट कैसे क्या हुई। एक बजरी का ट्रक आया था तो जो पापा है, मम्मी है, वो उनको बोलने गए थे कि ट्रक है जो आप 10 बजे के बाद लाया करो। आपके साथ मारपीट क्यों हुई ये बता दीजिए। मैं वहाँ खड़ी थी और जो पुलिसकर्मी है वो थप्पड़ मारते हैं बिना किसी सवाल जवाब के, बिना किसी बात पे थप्पड़ मारते हैं। फिर आपने कुछ एक्शन लिया? हमने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि पापा को ले गए थे वो वहाँ पे, मतलब घबरा गए थे आपकी, आप पिताजी को ले गए हैं तो कहीं ना कहीं हम एक्शन लेंगे। तो अब इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है, बहुत बड़ी दरिंदगी इनके साथ की जा सकती है।
तमाम चीज़ें हैं। देखिए विडम्बना देखिए कि रामराज की डबल इंजन सरकार कही जाने वाली, महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने वाली सरकार के राज्य में हाल फिलहाल स्थिति ये है कि दो महिलाएं, एक युवती है और एक विवाहिता है, वो मेरे साथ खड़ी हैं, कैमरे के सामने अपनी पीड़ा बयान कर रही है कि किस कदर भजन लाल की रामराज सरकार डबल इंजन सरकार है वो किस कदर यहाँ पे काम कर रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर बाबूलाल सैनी है और मैं सामाजिक राजस्थान माली महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और अभी लेटेस्ट 3 दिन पहले की नई जिम्मेदारी के रूप में मैं किसान और मजदूर वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं किसान यूनियन का। तो मेरी जिम्मेदारी विशेष तौर से इस वर्ग के प्रति और इस समाज के प्रति जो बात है, हमें मेरे संज्ञान में जैसे आया, हमने इस सारे घटनाक्रम को इनके द्वारा मुख्य पता किया कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई। पता करने के बाद में हम विधायक के घर पहुँचे। विधायक के घर जाने के बाद हमने उस घटना को तस्दीक किया, उनको सारा ब्यौरा बताया कि आप वहाँ गए थे। उसने स्वीकार किया कि हाँ मैं वहाँ गया था, और जाने के बाद में जो घटनाक्रम हुआ वो आपके साथ हुआ। तो इससे ये साबित होता है कि ये सरकार संवेदनहीन है और डबल इंजन की सरकार को किसी भी तरह से कहो, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार के मुखिया का और इस विधायक को संरक्षण देने का जो काम है वो निस्संदेह एक प्रकार से बहुत ही निंदनीय है। और इस तरह महिलाओं पे हाथ उठाना और किसी भी प्रकार की न्याय के हर दरवाजे को बंद करना इस सरकार का काम है। ये अपराधियों को संरक्षण दे रही है, अपराधी यहाँ पे हावी हैं, नौकरशाही हावी है, कहीं कोई काम हो नहीं रहा। आप देखिए कि किसी भी घटना में अगर कोई व्यक्ति आपको पुलिस कार्रवाई के लिए बुलाता है तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि दोनों पक्षों का आप मुकदमा दर्ज करें। जांच का विषय कि जांच में क्या होता है वो बात की मैटर है, कम से कम तफ्तीश तो होने दें। आप मुकदमे को दर्ज करके उसकी कार्रवाई तो करें, लेकिन पीड़ित पक्ष को ही आप उसको टारगेट करना, उन्हीं को मारपीट करना और उन्हीं को बंद करना और उन्हीं पे अपने मनमाफिक धाराएं लगा देना। और आज मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर के डीजीपी, कमिश्नर पुलिस और डीसीपी नॉर्थ सब जगह ये परिवार अपनी गुहार लगा चुका है। अब इसकी लास्ट में यह है कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को भी सारी जानकारी अवगत करवाया है। हर जगह पे इस विधायक के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है, लेकिन अब सरकार की देखिए संवेदनशीलता देखिए कि सरकार किसी भी लेवल पे सुनना नहीं चाहती है। तो कुल मिलाकर के आखिरी में हमने ये फैसला किया है कि हमारे समाज के बलबूते राजस्थान के अंदर संपूर्ण समाज एकजुट होकर के इस घटना के खिलाफ एकजुट अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। और 27 तारीख को, आने वाली 27 तक हम वेट करेंगे। 27 तारीख को एक बड़ा आंदोलन जयपुर में हम करेंगे और इस भजनलाल सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों की जो नीयत है उसको हम जनता के सामने रखेंगे। लगता है आपको कि समाज आपका साथ देगा इस पूरी निकाय में? 100% देगा। हमने पहले भी जयपुर की जैसी राजधानी के अंदर समाज का बहुत बड़ा आंदोलन किया है और ये तो बहुत ऐसा सेंसिटिव मामला है कि यहाँ तो हमारे महिलाओं और बच्चों के साथ अत्याचार किया गया है, उनको घसीटते हुए पीटा गया है, मारा गया है। और इस बात की वीडियो और इस बात की फुटेज पूरे इंडिया लेवल पे दुनिया ने देखी है, बहुत लंबे लेवल पे इसका वीडियो क्लिपिंग्स चले हैं। और इसके लेकर के सरकार, इसके बावजूद भी सरकार ने किसी प्रकार का आज तक कोई एक्शन नहीं लिया और न ये सुनने को तैयार है। हर तरीके से सरकार इस घटना को दबाने के लिए मैनेज की जा रही है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कानून व्यवस्था के जो इस चीज़ को करने वाले उनको पुलिस में किसी प्रकार की आज DVR उन्होंने ली, उसकी जांच करवाएं, उसके ऊपर कोई जांच अधिकारी बैठा है, उसी से आपकी घटना का पटाक्षेप हो जाएगा कि उन्होंने क्यों किया, क्या किया। एक बजरी माफिया को संरक्षण देना और वो भी एक पार्टी के अपने विधायक के द्वारा, और फिर सरकार सो रही है। तो इसको आप देखिए किस हिसाब से लेना चाहिए। ये चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि माली समाज किसी भी समाज के साथ अत्याचार, वो भी महिलाओं के ऊपर, क्या पुलिस राजधानी जयपुर में डबल इंजन की सरकार के पास इतना सा मैन पावर नहीं है कि वो महिला पुलिसकर्मी ले जाकर के महिलाओं के साथ में इस तरह की घटनाओं को रोकने का काम करे या फिर उसको बढ़ावा दे? विधायक किस तरीके से इनके ऊपर हावी है, सरकार किस प्रकार से विधायक के इन कारनामों को मैनेज करने में लगी हुई है, ये निश्चिंत सबके सामने आ रहा है। पूरा मीडिया इस बात को देख रहा है कि साहब किस प्रकार से विधायक हर जगह पे इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में लगा। 3-3 महीने 4-4 महीने तक FIR का नहीं कटना बहुत ही चिंताजनक विषय है। आप आम आदमी की बात बताइए, राजधानी जयपुर में जब महिलाएं सुरक्षित नहीं तो आम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति हो सकती है? और ये कहते हैं कि साहब हम नहीं सहेगा राजस्थान, ये बहुत बड़ा मुद्दा उछाल करके ये सत्ता में आ गए और आज हर जगह पे महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। ये बजरी माफियाओं को संरक्षण देते हैं, ये महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, ये युवाओं पे लाठीचार्ज करते हैं और सरकार पूरी तरीके से कृषि सिस्टम को फेल है। सरकार कहीं किसी प्रकार का इनके ऊपर अंकुश नहीं है। तो सरकार का ये जो रवैया है, इस रोज़ को लेकर के हम हमारे समाज के बीच में जाएंगे और समाज की एक बहुत बड़ी ताकत 27 तारीख को जयपुर की राजधानी में देखने को मिलेगी और इस जयपुर की राजधानी में बैठ करके हम हमारे न्याय की गुहार लगाएंगे। आने वाले समय में जो क्या होगा क्या नहीं होगा, हम मीडिया की मार्फत से इनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बात को कम से कम एटलीस्ट FIR दर्ज करके जाँच तक तो पहुँचाइए। जब जाँच ही नहीं पहुँचेगी तो एक तरफा जांच करके आप उनको तो गिरफ्तार करके उनसे जमानत हमने करवा ली। आज परिवार बह के वातावरण में जी रहा है, घर पे रुक नहीं पा रहे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल के परीक्षाएं नहीं दे पा रहे और ये दर दर भटकते फिर रहे हैं। इन्होंने कौन सा गुनाह किया? बच्चों ने, महिलाओं ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो राजधानी के ऐसे पोश इलाके में जहाँ पे कानून व्यवस्था की एक सीढ़ी होनी चाहिए? खुद मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र के हैं,
वहाँ मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, पूरा कमिश्नरेट बैठा है, सब कुछ है। तो ये आप बताइए, ये मीडिया बताए कि साहब इस तरह से क्या। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ भी विडंबना देखिए, अब साफ साफ कह दिया है इन्होंने कि 27 अप्रैल को एक भारी समाज जो है, हमारी समाज, वो उसका एक भारी आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी। आह्वान किया है प्रदेश के तमाम माली समाज से कि इन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में इनकी मदद करें और शहीद स्मारक 27 तारीख को पहुँचे। खैर हाल फिलहाल स्थिति ये है कि एक गुजरी थड़ी में कटियावा नगर है, वहाँ पे एक बजरी माफिया सुरेश विजयवर्गीय है, उसका आतंक के सिर चढ़कर इस कदर बोल रहा है कि तमाम ये पीड़ित परिवार में साथ खड़े हैं, वो कहीं ना कहीं डर के साये में जी रहे हैं। और अब हालात ये बन चुके हैं कि रामराज की कही जाने वाली सरकार, डबल इंजन की बदनलाल सरकार, लगातार विवादों में घिरती जा रही है। मुसीबतें हैं बदनलाल की, वो कम नहीं होती, या भी यूँ कहें कि बदनलाल शर्मा के बस की बात नहीं है सत्ता संभालने में। देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या इनको न्याय मिलता है या फिर ये वापस आंदोलन करेंगे और अपने समाज के आह्वान के साथ न्याय की गुहार करेंगे। सहयोगी कैमरामैन क्षेत्र के साथ संदीप अग्रवाल, NSC 9 जयपुर।